क्या आपको लगता है कि जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पैमाने पर, यार्ड स्टिक पर उतनी खरी नहीं उतरती? कई बार there are many occasions when we have seen that judiciary has also taken a different stand when it comes to them. एक छोटा सा उदाहरण कि राइट टू इंफॉर्मेशन में आए दिन आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हुए दिखते हैं कि यू कैन नॉट हाइड द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द एप्लीकेंट विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और जब बात आती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जुडिशरी पर कितना अप्लीकेबल होगा, तो फिर वो शुरू हो जाते हैं कि ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, नो फाइल नोटिंग्स, आप ये नहीं मांग सकते, आप वो नहीं मांग सकते। तो आजकल जो फिल्मी डायलॉग चल रहा है ना ट्विटर और सभी मीडिया पर कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, तो कई बार हमको इस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी से मिलता हुआ दिखता है। एंड दिस इज नथिंग बट द लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इफ आई मे बी अलाउड टू से सो। और इस परिवेश में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सो ऑल्सो द ट्रांसफर्स। ये बहुत बड़ा एरिया है जहां पर not only you, me or any academician, but even the retired judges of the Supreme Court, in the recent time they have come openly to say that the system of appointment of judges in India to the higher judiciary has lost its public credibility. Collegium, the system which is still in force today, it has lost its public credibility, are the wordings of many retired judges and the lawyers who have earned the name to themselves by practicing before Supreme Court, appearing before international bodies. तो कॉलेजियम, ये जो सिस्टम जजेस अपॉइंट करने का हमारे यहाँ हमने देखा है, उस सिस्टम पर पब्लिक का विश्वास दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ऐसा खुद जुडिशरी ने और कई बार एक्टिंग या सिटिंग चीफ जस्टिस ने भी स्वीकार किया है अपने पब्लिक स्पीचेस में कि बदलाव की जरूरत है, आवश्यकता है। खुलकर नहीं कहते 100% बुरा है सिस्टम, बट कहते हैं कि इट लैक्स अ ट्रांसपेरेंसी एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। आपको पता होगा आज का जजेस का अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैसा है। वी आर ऑल फ्रॉम द सेम फ्रैटर्निटी। सो आर्टिकल 124 to 117, article 124 speaks about the judges to be appointed at the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट पर जजेस कैसे अपॉइंट होंगे उसके लिए प्रावधान, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, यानी कॉम्बिनेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट of the judges of the Supreme Court and the Chief Justice of India. We find the provision in the article 124 of the Indian Constitution. यही प्रोविजन या these provisions अगर सारी एक साथ कहो तो we have seen in article 103 of the draft constitution which was discussed in the Constituent Assembly. वैसे 217 speaks about the appointment of judges of the High Court. Quite similar, on the same line. और ये भी जब डिबेट में डिस्कस किया गया था 217 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये मई और जून, ये 2 महीनों की बातें हैं when we see that कि they were discussed in the Constituent Assembly। जैसा 103 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में
124 हो गया, बाद में 193 नंबर का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हो गया। अब ये दोनों ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हो रहे थे, तब क्या चर्चा हुई और उसमें क्या निकला, मुझे लगता है कि उन बातों को आर्टिकल 124 या 217 का इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तब थोड़ा गौर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 124। आई विल बी जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। अगर मैं ये आपके लिए पढ़ूं, आप सबके पास अगर बेयर एक्ट हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि देयर शैल बी आर्टिकल 124 क्लॉज 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी एक सुप्रीम कोर्ट होगी, होना चाहिए, शॉल, और उसमें एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। एंड until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। तो जब ये 1950 में हमारा संविधान बना तब हमने चीफ जस्टिस प्लस 7 उसको समय समय पर हम बढ़ाते चले गए। एंड रिसेंटली वी हैव एडेड टू द नंबर बाय 3 मोर जजेस, जो 26 से 31 किया गया था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उसमें हमने और अभी 3 जजेस को ऐड कर दिया है। तो नंबर इज नॉट कांस्टेंट, जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। वी नीड नॉट फोकस ऑन द नंबर एज सच, क्योंकि 130 करोड़ पॉपुलेशन के देश में एक सुप्रीम कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट में गिने चुने जजेस, तो कितना बर्डन और कितना प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे होगा हम समझ सकते हैं। और इसलिए ये संख्या समय समय पर उसका रिवीजन होते रहता है। तो क्लॉज 1 says that there shall be Supreme Court, Chief Justice and some other judges. Clause 2, every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President of India by warrant under his hand and seal। यानी अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन? देखो, प्लेन लैंग्वेज आई एम रीडिंग, आई एम नॉट गिविंग यू द इंटरप्रिटेशन एज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। वी आर ऑन बेसिक्स। लैंग्वेज क्या कहती है? प्लेन लैंग्वेज कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट shall act as per the aid and advice given by the Council of Ministers headed by Prime Minister। तो 74 हमेशा कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स है तो वो पावर्स वास्तव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कि हम कहते हैं वही एक्सरसाइज करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी है। इट इज कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट to act as per the aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister as per the provisions of Article 74। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट शब्द जरूर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अर्थ निकालना है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसका क्या अर्थ लेना है आप समझ गए। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन, इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना, आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे को भी अंडरलाइन करना, डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 years। तो क्लॉज 2 डिफाइन करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अपना ऑफिस 65 की एज तक होल्ड करेंगे और उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट ऐसा अपॉइंटमेंट करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस या स्टेट्स के हाई कोर्ट के कुछ जजेस से कंसल्ट कर सकते हैं
उतना जितना उनको आवश्यक लगे। मे। अब इसको प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट इन द केस of appointment of judges other than the Chief Justice of the India shall always be consulted। यहाँ पर भी कंसल्टेशन वर्ड आया है, कंसल्टेड वर्ड आया है, लेकिन यहाँ शाल है कि चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए, अब आपको दूसरे जजेस सुप्रीम कोर्ट के अगर अपॉइंट करने हैं तो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना एक मैंडेटरी कंडीशन होंगी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड प्रोविजो, नंबर नहीं है लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर, अ जज मे बी बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, चलिए वो रिजाइन कर सकते हैं, वो उनको रिमूव किया जा सकता है। ये आज हमारा डिस्कशन का विषय नहीं है, इसलिए हम आगे के क्लॉज नहीं पढ़ेंगे। तो अपॉइंटमेंट में दो बातों को मैंने बोल्ड करने लगाया कि प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसल्टेशन और मे इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फर्स्ट प्रोविजो में कंसल्टेड और शाल, यानी अगर अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी कंडीशन होंगी। अब ये शब्द को लेकर सारी विवाद शुरू हो गए कि कंसल्टेड मीन्स व्हाट, कंसल्ट करना मीन्स व्हाट। समस्या ये पहले दिन से शुरू नहीं हुई, जब तक सब सर्वसामान्य चल रहा था, क्योंकि पहले कुछ 15 वर्ष माननीय जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, देश में अभी भी आजादी की लड़ाई को लेकर जो उत्साह था, उस जमाने के लोग अभी भी सभी पदों पर विराजमान थे। हालांकि हमने एक दो युद्धों का सामना उस समय किया, लेकिन बाय एंड लार्ज द पॉपुलेशन वाज स्पिरिटेड बाय द स्ट्रगल दे मेड फॉर द फ्रीडम। और इसलिए शुरुआत में तो ये समस्या नहीं आई, लेकिन समस्या शुरू हुई, सारी समस्याएं, particularly when we saw the emergency, when fundamental rights and the rights of the people were adversely affected by declaration proclamation of emergency। और उसी दरमियान फिर हमने देखा कि केशवानंद भारती, ये केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वेयर इन क्वेश्चन, वो भी समस्या आ गई, क्योंकि अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, जिसको कि हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑलमोस्ट 200 प्लस अमेंडमेंट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 400 आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 200 अमेंडमेंट्स, 200 प्लस, ऑलमोस्ट आपने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो ये सब्जेक्ट भी आ गया केशवानंद भारती के केस में, और इट वाज अ फुल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लिसनिंग दी और हियरिंग द मैटर। 13 जजेस की बेंच और सुन रही है, और उसमें विषय आ गया कि संविधान को किस हद तक अमेंड किया जा सकता है, क्या सीमा होंगी, वेदर द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स द डिसीजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी जुडिशियल रिव्यू के परिवेक्ष में आते हैं या नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कोर्ट की राय ली जा सकती है या नहीं, कोर्ट इंटरवेन कर सकता है या नहीं, कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है या नहीं, ये विषय भी कोर्ट के सामने आ गया। और हमने देखा, ब्रीफ में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में 7:6 वेरी थीन मेजॉरिटी, बहुत थीन मेजॉरिटी कहते हैं, 6 वर्सेस 7, 7 वर्सेस 6 से कहा कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर असीमित नहीं है। कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, they are no different than any other law passed by the parliament. Court can examine the constitutional validity of the amendments
और बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किए गए थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सम्मत अब नहीं होना था, क्योंकि दे वेयर सो मेनी। इसका मतलब ये जो फैसला है केशवानंद भारती का, ये फैसला तत्कालीन सरकार के खिलाफ गया था। मिसेस इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर, द डिसीजन इन द केशवानंद भारती केस वाज अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। जब आप अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट कुछ करते हैं तो आपको नतीजे भुगतने ही होते हैं। और केशवानंद भारती केस का चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका था जब ये सारी बातें 124 कंसल्टेशन, ये सारी बातों का अब जिक्र आने वाला था। 23 अप्रैल 1974 को डिसीजन आया। आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर 4 है या 3 है। अ डे बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ देन चीफ जस्टिस ये फैसला आया और नेक्स्ट डे न्यू चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होनी। द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is to be appointed on very next day, the day on which Keshwananda Bharati judgment was pronounced. और नेक्स्ट डे जो हुआ उसने बहुत कुछ हिस्ट्री लिखी। नेक्स्ट डे जस्टिस रॉय was appointed as Chief Justice of India, superseding 3 senior judges to him. This was a new kind of scenario whereby 3 judges who were senior to him were not given the chance and were not appointed as the Chief Justice of India, but who is the standing 4th in the list, seniority list, was appointed as the Chief Justice of India. और यहाँ से शुरू हुई लड़ाई कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो फिर आर्टिकल 124 बोलता है कि Chief Justice should be consulted. Such number of judges of the Supreme Court and High Court should be consulted while appointing Chief Justice of India as President may deem necessary. उनको जितना लगेगा उतने जजेस से कंसल्ट करें। और सारा कन्वेंशन तोड़ते हुए जो सीनियरिटी में 4थे नंबर पर थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके अपॉइंट किया गया। और ये 3 लोगों को क्यों नहीं अपॉइंट किया गया? जस्टिस शेलार, हेगड़े और एक थे, क्योंकि जिन लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया, यानी ये जो 7 जजेस थे उसमें से ये 3 थे, बिकॉज दे वर सिटिंग ऑन द मेजॉरिटी साइड who pronounced the judgment against the government or the executive don't want any one of them to become the next Chief Justice of India. In retaliation ये तीनों ने क्या किया? अपना रेजिग्नेशन दे दिया। All these 3 judges who were not given chance to become the Chief Justice of India and a junior to them was appointed as the Chief Justice of India, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और फिर बहस शुरू हुई कि क्या एग्जीक्यूटिव को इतने पावर दिए कॉन्स्टिट्यूशन that executive can appoint anybody as Chief Justice of India as per their own choice. 124 फिर यहाँ पर मीनिंग ढूंढना शुरू हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय इन कंसल्टेशन विथ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ सच स्टेट्स। और ये पहला चैलेंज तब हुआ जब एक लेटर लॉ मिनिस्टर निकालते हैं 1981 में और चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप सभी जजेस जो हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस करके काम कर रहे हैं, जिनको अभी हमें परमानेंट जज करना है, उन जजेस से एक अंडरटेकिंग ले लीजिए
कि 1/3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट में बी ट्रांसफर टू अदर स्टेट्स। आप जिस स्टेट में काम करते थे, जहां आप अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट में, उसके बाहर 1/3 जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा अंडरटेकिंग ले लीजिए। और फिर मल्टीपल लिटिगेशंस होते हैं कोर्ट में, एक के बाद एक, क्योंकि दैट लेटर वाज फॉलोड बाय द ट्रांसफर ऑफ मेनी हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अंडर आर्टिकल 222। और बहुत मल्टीपल लिटिगेशन होते हैं, और उसमें से एक लिटिगेंट एसपी गुप्ता ये भी हुआ करता। और यही केस बाद में फिर फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस के नाम से पॉपुलर हुई। लेकिन ही वाज नॉट द ओनली पिटिशनर टू चैलेंज दैट लेटर एंड द ट्रांसफर्स व्हिच फॉलोड दैट लेटर। ये जो जजेस के ट्रांसफर का लेटर निकला था कि 1/3 जजेस बाहर ट्रांसफर होंगे, इसको चैलेंज करने वाले एसपी गुप्ता अकेले पिटिशनर नहीं थे। मल्टीपल पिटिशंस हुई, उसमें से एक पिटिशन इनकी भी हुआ करती थी। लेकिन वो जो नाम पॉपुलर हो जाता है तो एसपी गुप्ता के नाम से हम पहली केस को जानते हैं, जिसको कहते हैं जजेस ट्रांसफर केस। ये 1981 की केस 83 में इसका फैसला आता है। और इस फैसले में फिर जो शब्द मैंने अंडरलाइन आपसे करवाए थे, कंसल्टेशन मीन्स व्हाट। तो कंसल्टेशन का मतलब कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। अब हमारे पास बहुत समय नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाने की आवश्यकता भी नहीं। फर्स्ट जजेस केस में कोर्ट ने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मेयरली फॉर्मेलिटी। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं और दूसरे जजेस से आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये कंसल्टेशन जो है वो इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए, मेयर कंप्लायंस ऑफ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि इस केस में कोर्ट ने अल्टीमेटली जो फैसला दिया, जो अगले 12 वर्षों तक इफेक्टिव रहा, वो फैसला था एग्जीक्यूटिव के हक में। कोर्ट ने कहा कि प्लेन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 124 दर्शाती है कि अल्टीमेट पावर्स टू अपॉइंट द जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेस्ट विद द एग्जीक्यूटिव। आपको इफेक्टिव कंसल्टेशन जरूर करने को कहा, लेकिन अगर जजेस किसी नाम पर एग्री नहीं होते हैं, फिर भी एग्जीक्यूटिव को पावर होंगे कि वो उस व्यक्ति को जज करके अपॉइंट कर दे, क्योंकि सिर्फ कंसल्टेशन है कॉन्करेंस, कि जब तक चीफ जस्टिस या जजेस एग्री नहीं होंगे तब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता है। दैट वाज द जजमेंट इन एसपी गुप्ता केस। यानी क्लियर कट एग्जीक्यूटिव वाज गिवन द अपर हैंड and the primacy so far as appointment of judges and the transfer of judges are concerned. जब जब भी ये इशू आएगा कि ट्रांसफर के मामले में किसके अधिकार है, तो एग्जीक्यूटिव विल हैव द अपर हैंड, दे विल हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी। ऐसा एसपी गुप्ता का जजमेंट आया। सिर्फ इसमें हमको एक छोटा सा जो जुडिशरी ने इसमें किया था, वो कहा था कि कंसल्टेशन शुड नॉट बी द mere formality but there should be an effective consultation। लेकिन ये जजमेंट के बाद असंतोष बढ़ता रहा। एग्जीक्यूटिव्स के हर अपॉइंटमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। कोर्ट और पार्लियामेंट में आए दिन टकराव होने लगा। ये वही समय जब आपने देखा शाहबानो का केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आता है और पार्लियामेंट उसको रिवर्स कर देती। And that was nothing but the public exhibition of the tussle between the judiciary and legislature। कि आप चाहे कुछ भी कहिए, हम वो करेंगे जो हमको करना है, and you cannot stop us। तो ये लड़ाई बढ़ रही थी, और इसी
इसी की एक परिणति का स्वरूप हमको दिखाई देता है, जिसको कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रोल, एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑन रोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये जो सेकंड जजेस की केस हम आए दिन पढ़ते रहते हैं जब भी अपॉइंटमेंट की बात होती है, क्योंकि ये कंसल्टेशन वाला मामला और प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। और उसके परिणाम भी ये हो रहे थे कि एज इफ कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। और इस बार एडवोकेट्स मैदान में आ गए और उन्होंने फिर इसको चैलेंज किया कि एनी प्राइमेसी गिवन टू द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव को देनी होती तो व्हाई देयर वुड हैव बीन आर्टिकल 50 which says that the judiciary shall not intervene into the functioning of executive, executive shall not intervene into the functioning of judiciary. This clearly signifies that we have adopted the doctrine of separation of power. At the same time, the Constitution has accepted the doctrine of independence of judiciary. और ऐसे में primacy, any primacy to the executive against the judiciary will seriously affect the independence of judiciary. ऐसी एक भावना देश में बन गई थी और उसी की परिणति, जिसको हम कहते हैं कि उसका कल्मिनेशन इनटू दिस सेकंड जजेस केस हम देखते हैं, जहां पर फर्स्ट जजेस केस को चैलेंज किया गया, एसपी गुप्ता को चैलेंज किया गया कि ये वर्डिक्ट जो है उसका हम रिव्यू करना चाहते हैं, उसको रिवाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोर्ट उसके ऊपर पुनः विचार करे। और चूंकि पहले का जो फैसला था वो 7 जजेस की बेंच का था, इसलिए इस बार 9 जजेस बेंच बनाएगी। तो रिव्यू गुप्ता केस में का डिसीजन रिव्यू करने के लिए ये दूसरी, राघव आई थिंक मोबाइल डेटा मेरा ये अफेक्ट कर सकता है, तो आई विल बी ज्वाइनिंग इन अ मिनट, है ना, वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स। Sure, sir. In the meantime, guys, anyone, any question? I know sir ने disclaimer दे दिया था शुरू में ही, but we can ask questions, like सभ्यता के साथ हम questions पूछ सकते हैं। You have a question, चारू? अभी सर ने लास्ट जो उन्होंने एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑन रोल वर्सेस क्या बताया था? It is called the Supreme Court Advocates on Record case. Advocates on record case. So Revision था ना, तो it is called the SCAOR case. okay. Yeah. Anybody else, any question? And so far, is everything clear? How are we liking the class? Right, Well, friends, Charu. I'm back. Yes, sir. We can hear you. So we were talking about the Supreme Court's advocates on record case.
That is case number 2 in the judges appointment case. So friends, in this case, when we challenge or the plea was made for review of, it's causing disturbance. So SP Gupta case is to be reviewed, and the Supreme Court took the chance. Again, the word consultation was at the center of argument from both the side, government as well as the petitioners. And this time, the Constitutional Assembly debates wherein some of the members of Constituent Assembly suggested the amendment in the draft Article 103 and 197. ये सजेशन दिया गया था कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों द्वारा कि कंसल्टेशन शब्द को रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिकमेंडेशन फ्रॉम अदर जजेस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको कहा कि नहीं, कंसल्टेशन इज द प्रॉपर वर्ड एंड दैट अमेंडमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेड. तो इस प्रकार से उसका भी रेफरेंस गवर्नमेंट ने दिया कि if this would have been recommendation and which is binding on the government, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको स्वीकार किया होता. और इसलिए कंसल्टेशन मीन्स मेयर कंसल्टेशन एंड इट्स नॉट अ कॉन्करेंस. दैट वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन दिस टाइम द जुडिशरी वाज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन, और मे बी जो हमने शुरू किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी may not permit it, but in second judges appointment case the court come out with the conclusion the word consultation means concurrence of the chief justice of India or such judges of the Supreme Court and High Court as may be consulted by the President of India. और ये जो सेकंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रोल वाली केस है, इसमें पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं कि jurisprudence of the independence of judiciary was discussed at length. It was said that whenever executive gets upper hand in appointment of judges of the Supreme Court, how we can expect that judges to give the judgments against the very executive who have appointed them or who are in a position to transfer them. और एक प्लेन लैंग्वेज से अलग जाते हुए हो सकता है कि उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें ये शायद सही भी हो, that the court thought that giving primacy to the executive will seriously affect the independence of judiciary, and the word consultation under Article 124 was given the meaning of concurrence. और यहाँ पर पूरा शिफ्ट हो गया. अभी तक जो पूरी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को थी, so far as appointment of judges of the Supreme Court and High Court is concerned, वो सारी अथॉरिटी अब कोर्ट ने और जजेस ने अपनी तरफ ले. By this very verdict in second judge's case, clause 124(2) was interpreted in such a way that henceforth, unless and until the judges concur, unless and until there is a written concurrence from the judges, no appointment to the Supreme Court or High Court could have been made by the executive, and the authority of the executive was reduced merely to give effect to the decision of the judiciary.
senior most judges of the High Court and senior most judges of the Supreme Court. They will constitute the collegium for the High Court and collegium for the Supreme Court. Collegium word though was not used in the second judge's case. Later, when the reference was again made to the judiciary in the year 1998, asking specific answer on the 9 points of reference by the President of India. Probably K.R. Narayan was the president then. He wrote a letter to the Chief Justice asking for his opinion on the specific 9 questions regarding the decision which came in the second judge's case. You will be surprised to know, while asking for the opinion under Article 139, he can ask for. When he asked for the opinion of the Chief Justice, it was specifically mentioned in that letter that we seek your opinion on these 9 points. As our advocate has suggested not to go for review of the second judge's case, you can give us the opinion, as we are promising that there will not be any revision or the review based on your opinion as we are seeking. देखो, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर एडवाइस दे दिया तो उस एडवाइस के आधार पर रिव्यू हो सकता है या उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा डर जजेस को था। शायद इनफॉर्मल डिस्कशन में उन्होंने कहा होगा। तो उस लेटर में स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि एज इट हैज बीन एडवाइज टू अस नॉट टू गो फॉर रिवीजन ऑफ द सेकंड जजेस केस वर्डिक्ट, वी आर सीकिंग योर ओपिनियन एंड दिस शैल बी बाइंडिंग ऑन अस। ये एक यूनिक बात थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपिनियन ले रहे हैं जजेस का और वो कह रहे हैं कि हम रिवीजन फाइल नहीं करेंगे और आप जो ओपिनियन दोगे वो हमारे पर बाइंडिंग हो। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने फिर 9 जजेस बेंच बनाई, क्योंकि अर्लियर जजमेंट वाज ऑफ 9 जजेस एडवाइजरी ओपिनियन देने के लिए। So far as 9 points of reference were made by the President of India to the Supreme Court. यानी कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, तो कॉन्करेंस कैसा होगा, उसकी प्रोसीजर क्या होंगी, मोडेलिटी क्या होंगी। और ये 9 पॉइंट में एक पॉइंट ये था कि सीनियर मोस्ट जज इन द लाइन of the Supreme Court shall always be appointed as the Chief Justice of India unless and until there is a compelling reason, यानी exceptional circumstances। उसमें फिर senior most 4 judges of the Supreme Court along with the Chief Justice of India shall constitute a collegium, and whatever opinion will be or the recommendation will come from the collegium, so far as appointment of judges is concerned, it shall be accepted by the President of India। ऐसे सारे 9 पॉइंट्स जो आज हम देखते हैं प्रोसीजर है, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस that was issued by the government of India then is nothing but the answers given to the 9 points which were referred by then President of India to the opinion of the Chief Justice of India, whereby the opinion of Chief Justice of India was rendered by constituting a 9 judges bench just to give the advisory opinion to the President of India। और ये तीसरी केस हम इसको कहते हैं। और वहां से जो सिस्टम लगा तो कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूट होने लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के चेयरमैन होते हैं,
4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके मेंबर्स होते हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 4 सीनियर मोस्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूट द कॉलेजियम फॉर द हाई कोर्ट। कंसल्टेशन ऑफ द कॉलेजियम को हमने कॉन्करेंस ऑफ द कॉलेजियम कर दिया। कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सच जजेस एज डीम नेसेसरी, इस भाषा को हमने कॉलेजियम का ओपिनियन कर दिया। और आज पोजीशन ये है कि कॉलेजियम अगर कोई नाम को रिकमेंड करता है तो अनलेस एंड अनटिल वहां पर कोई, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी का रिपोर्ट नहीं है विच इज incriminating such name which is recommended by the collegium, no changes can be made into the recommendations given by the college। यानी सिर्फ आईबी का रिपोर्ट है कि यह व्यक्ति करप्ट है या इनका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ही सिर्फ कॉलेजियम ने रिकमेंड किए हुए नाम में राष्ट्रपति बदल कर सकते हैं या उनको अपॉइंट करने से मना कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए कह सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में आज नहीं है। अब ये बात 98 से चल रही थी और इसका परिणाम ये हुआ कि अ नॉन ट्रांसपेरेंट opaque system of appointment of judges to the High Court and Supreme Court got constitutional validity in India. Though we never amended the constitution to include the collegium into the wordings of Article 124, लेकिन de facto ये system हमने स्वीकार कर लिया और we played with the language of the constitution. अब ये collegium system चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये देखा जा रहा था कि it was going against the basic ethos of the constitution which call for the equal opportunity and transparency in all public employments. They were not being followed so far as appointment of the judges is concerned. देखिए सारे के सारे नियम जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के है वो हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट में नहीं लगा सकते, ये बात ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द डिफरेंट सेक्स है और इसलिए रिजर्वेशन अप्लाई कर देना, दैट में अफेक्ट द मेरिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड दैट इज नॉट इंटेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सारे नियम निकष आप उसको नहीं लगा सकते, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आप डिनाई कर सकते हैं? और इसलिए कॉलेजियम सिस्टम जिसमें ये जजेस पता नहीं किन बातों को ध्यान में लेते हैं और नाम रिकमेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट को, यानी दिस में हैपन दैट टुमारो राघव का नाम कॉलेजियम रिकमेंड कर दे फॉर एलिवेशन टू द हाई कोर्ट। राघव को भी बस तब पता चलता है जब उसकी कंसेंट पूछी जाती है। somebody will ask him to meet the chief justice of the concerned high court in the chamber and the judge will ask him a simple question कि in case your name is considered for elevation to the bench, will you join the bench? देखो oral consultation 1-to-1 in the closed chamber, और अगर राघव ने कह दिया कि I am very much into it, this will be my pleasure, हो गया, his name is recommended and tomorrow you will see him sitting in the same court on the other side. तो ये प्रोसीजर है, this is the way we see the collegium recommends the name and we get the appointment of the judges of the High Court and Supreme Court. अब इस प्रोसेस पे असंतोष होना स्वाभाविक है। I personally have heard some of the practicing advocates of the Supreme Court and High Court who could not be elevated to the Supreme Court or High Court, and they might have desired to work on the bench. And they have expressed their displeasure
in the harshest of the harsh language, saying that why my name is not being considered, I don't know. And what is the mechanism by which the judges have been recommended? So this opaque system of collegium obviously was criticized from the different corners, and that was one of the reasons suggested by the executive while introducing the National Judicial Appointment Commission, National Judicial Appointment Commission Act of 2014. यानी क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर काफी सारे सवाल लगने लगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हम प्रियम्बल में कहते हैं, फॉरगेट अबाउट द बॉडी, जहां पर बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिए हैं। उस प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, liberty of thought expression, faith, belief and worship, equality of status and of opportunity. तो अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए, और कॉलेजियम सिस्टम में किसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किसको नहीं, आपने सभी नाम को कंसीडर किया या नहीं किया, ये दिखाने वाला, ये बताने वाला कोई हमारे पास सिस्टम नहीं। और इसलिए कॉलेजियम सिस्टम से असंतोष लीगल फैटर्निटी में या उसके एक पार्ट में, एक कॉर्नर में हमको दिखाई दे, और इस वजह से लेजिस्लेशन ने एक लॉ पास की। अब ये लेजिस्लेचर ने 13 अगस्त को एक हाउस में पास किया, 14 अगस्त को 2014 को दूसरे हाउस में पास हो गया मेजोरिटी से। लेकिन ये एक्ट के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करना। So existing article 124 was replaced by 124A, 124B, 124C कैपिटल। अब ये अमेंडमेंट किए गए, उसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने जो सीक्वेंस में नंबर आया वो नंबर आ गया। अब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की गई और अमेंडमेंट के अनुरूप कानून भी बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। दोनों हाउस में अमेंडमेंट्स भी पास हो गए 13 अगस्त 2014 को और 14 अगस्त 2014। लेकिन चूंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रोविजन में अमेंडमेंट हो रही थी, तो रिकमेंडेशन ऑफ 50%, मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी आवश्यक था। यानी 30 स्टेट लेजिस्लेचर्स है, तो एटलीस्ट 60 लेजिस्लेचर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जब तक रिकमेंडेशन नहीं आएगा तब तक इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इफेक्ट देना पॉसिबल नहीं था, आर्टिकल 124 के 217। और ये 50% स्टेट के लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मान्यता मिली 31 दिसंबर 2014, यानी करीब करीब 4 महीने में सभी जगह के सेशन या तो बुला लिए गए या जब सेशन आए तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें रखे गए। और 31 दिसंबर 2014 को ही माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जब देखा कि 16 स्टेट से रिकमेंडेशन आ चुके हैं, तब उसको मान्यता प्रदान कर दी। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंडेड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, which thereafter becomes an act, as well as the National Judicial Appointment Commission. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, but the law was not yet notified. The notification of the law came on April 13, 2015. और उस दिन से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सारे डेट्स मुझे इसलिए याद है कि I was very much into that when this entire process was happening. अब ये 13 अप्रैल 2015 को जब इसका नोटिफिकेशन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, you will be surprised to know उसके पूर्व ही इस कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट में चैलेंज हो चुकी थी। यानी इवन बिफोर
13th April, this law was challenged, the constitutional validity was challenged before the court. और कोर्ट ने 3 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको इंटरटेन करके पहली बार 11 मार्च, फिर 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 24 मार्च, ऐसा 3 जजेस की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन सुनना शुरू भी कर दिया। दो देयर वेयर द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अभी तो एक्ट बना ही नहीं है, अभी तो एक्ट नोटिफाई नहीं हुआ है, हाउ यू कैन टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड entertain the petitions। लेकिन पिटीशन कोर्ट सुन रहा था, 3 जजेस की बेंच सुन रही थी। और यू विल बी शॉक टू नो दैट कि इसमें सीनियर मोस्ट जो जस्टिस दवे वो कॉलेजियम के सदस्य भी थे। तो जिस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए कानून आ रहा है, उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉलेजियम सिस्टम में जो मेंबर है वो सुन रहे थे। और 7 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल रहने से आर्टिकल 135 का उपयोग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच। 7 अप्रैल को पिटिशंस जो क्लब किए गए, मल्टीपल पिटिशंस, उनको क्लब कर 3 जजेस की बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए भेज देती है। अभी भी एक्ट नोटिफाई नहीं हुआ है और एक्ट भी नोटिफाई नहीं हुए और अमेंडमेंट भी नोटिफाई नहीं हुए, यानी अमेंडमेंट और एक्ट दोनों एक ही दिन एग्जिस्टेंस में आए। वो था अप्रैल 13, 2015। अब ये 7 अप्रैल की घटना है, यानी उसके पूर्व ही। और 11 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ये घटना होती है, मैटर रेफर किया जाता है और 15 अप्रैल को पहली सुनवाई होती है 5 जजेस की बेंच। लेकिन इस दरमियान एक्ट नोटिफाई हो चुका। पहला ऑब्जेक्शन आता है 15 तारीख को कि अनिल दवे, जस्टिस अनिल दवे, सीनियर मोस्ट इनटू द बेंच, ये नए एक्ट के हिसाब से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के सदस्य है, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट में 6 सदस्यीय कमीशन का गठन किया गया। और 6 सदस्य कौन थे? तो कंसल्टेटिव अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, किसी की प्राइमेसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 3 फ्रॉम द जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and 2 senior most judges of the Supreme Court shall be the member of National Judicial Appointment Commission. And who shall be the chairman? The Chief Justice of India shall be the chairman of National Judicial Appointment Commission. And who shall be the rest 3 members of the National Judicial Appointment Commission? So minister in the Department of Law and Justice shall be 1 member. And 2 eminent person, ऐसा 6 लोगों का, यानी 3 जजेस हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अदर जजेस, 1 लॉ मिनिस्टर और 2 इमिनेंट पर्सन। अच्छा, अब ये इमिनेंट पर्सन कहाँ से आएंगे? तो द नेम्स ऑफ द इमिनेंट पर्सन will be recommended by a committee of Chief Justice of India, Prime Minister and Leader of Opposition। 3-member committee recommend करेंगी कि किन व्यक्तियों को इमिनेंट पर्सन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में भेजना है। इसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब ऐसे 6 लोगों का ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा। उसमें एक सदस्य इस प्रोविजन के हिसाब से जस्टिस अनिल दवे होने जा रहे थे। और इसलिए 15 तारीख को जब सुनवाई हुई तो पहला ऑब्जेक्शन आया
कि how the same person can hear the matter who himself is going to be the member of National Judicial Appointment Commission. Obviously justice ने recuse किया, he recused himself और उन्होंने कहा कि मैं ये मैटर नहीं सुनना चाहता. Chief Justice of India was asked to constitute the bench again. और Justice Jagdish Kehar, his name was given in place of Justice Dave, another senior judge. और अब जो बेंच थी 5 जजेस बेंच, इमेजिन करिए कि जिस फैसले के तहत कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है वो 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 5 जजेस बेंच. कुछ न्यूएंसेस आपको भी समझने, रिवाइज तो नहीं कर सकते अगर लार्जर बेंच का डिसीजन है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्ट्रेंथ उससे कम है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिव्यू द डिसीजन ऑफ लार्जर बेंच. अब ये 5 जजेस की बेंच पर जस्टिस केहर को भी ऑब्जेक्शन लिए गए. 21 अप्रैल को जब सुनवाई शुरू हुई तो पहला ऑब्जेक्शन केहर के नाम पर भी आया और जब 16 अक्टूबर 2015 को उन्होंने फैसला लिखा तो उन्होंने डिटेल इस बात पर डिसीजन लिखा कि व्हाई आई डिडंट रिक्यूज माई सेल्फ इवन दो ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड टू माई नेम. एप्लीकेशन फाइल की गई कि आप भी इसमें मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि एक तो आप कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर है, एग्जिस्टिंग कॉलेजियम के आप मेंबर है यानी कुछ दिन पहले तक जो कॉलेजियम था, और दूसरा जस्टिस दत्तू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ दिनों में रिटायर्ड हो रहे थे और उनके बाद यू विल बी द मेंबर ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बीइंग द सेकंड सीनियर मोस्ट जज. और इसलिए आपने भी ये पिटीशन नहीं सुनना चाहिए ऐसा जगदीश केहर पर भी ऑब्जेक्शन लिया गया और उसका उन्होंने डिटेल फैसला देते वक्त अपना अलग से कि व्हाई आई डिसाइडेड नॉट टू रिक्यूज माई सेल्फ दो द ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड टू माई नेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने मैटर सुना और अप्रैल से अक्टूबर में फैसला आ गया. और फैसला क्या आया आपको मालूम है कि कोर्ट स्ट्रक डाउन the 99th constitutional amendment as well as the act was declared unconstitutional. अब ये फैसला देने की क्या वजह थी उसको अगले 2-3 मिनट में देख लेते हैं. पहला ऑब्जेक्शन ये था पिटिशनर्स का, मल्टीपल पिटिशनर्स थे, अलग अलग जगह से थे, कि इसमें जो प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये आपने रखा है दैट इज ऑब्जेक्शनेबल. क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट प्रेजेंस इन द डिसीजन मेकिंग विल डेफिनेटली अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ऐसा ऑब्जेक्शन लिया गया और जिसको कोर्ट ने माना. कोर्ट ने जो कंक्लूडिंग पैराज लिखे उसमें लिखा बिकॉज एग्जीक्यूटिव विल बी प्रेजेंट ओवर देयर when ultimate decision will be taken and therefore no judges would ever dare to decide the matters against the government because minister in charge of the justice and law and justice department will be sitting into the National Judicial Appointment Commission and this will definitely affect the independence of judiciary. ऐसा कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को स्वीकार किया. जब पिटिशनर ने यह बताया कि दुनिया के 15 जो बड़ी डेमोक्रेसीज है, लार्ज डेमोक्रेसीज, उन सभी में एग्जीक्यूटिव्स आर अपॉइंटिंग द जुडिशरी और द जजेस. 11 स्टेट्स में तो सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं
अमेरिका में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द सीनेट, और कुछ जगह पर वहाँ के काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे हाउस में से सिलेक्शन होता है। लेकिन कहीं पर भी जजेस अपॉइंटिंग जजेस ऐसा सिस्टम नहीं है, और वहां पर तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस खतरे में नहीं पड़ा। ऐसा आर्गुमेंट जब किया गया तो उन्होंने कहा कि वहां पर क्या सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर क्या सिस्टम होगा, ऐसा हम एनालॉजी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ का सिस्टम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ एग्जिस्टिंग सिस्टम है, और अगर आप कोई कानून बनाकर उस सिस्टम में बदलाव करना चाहते हैं तो यह बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन के स्वरूप से है या नहीं, उसकी वैलिडिटी चेक करने हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए दूसरे कंट्री में क्या सिस्टम है इसका पर्याप्त आर्ग्यूमेंट जब ये कॉलेजियम सिस्टम स्वीकार किया गया तब हो चुका है, हम उसके आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा, और इस आर्ग्यूमेंट को ब्रश असाइड कर। वी आर नॉट सिटिंग हियर इन रिविजन ऑफ द जजेस अपॉइंटमेंट केस आइदर 2 और 3, और ऐसा कहकर उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को साइड। फिर आर्ग्यूमेंट ये हुआ पिटिशनर की तरफ से कि आपने 2 इमिनेंट पर्सन कहे, लेकिन ये 2 इमिनेंट पर्सन का क्या क्वालिफिकेशन होगा ये आपने ना तो एक्ट में बताया न और कहीं उसका वर्णन आया। तो इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी अ लेमैन। तो उसमें आर्ग्यूमेंट कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कि दिस विल बी द इमिनेंट पर्सन who will have no kind of involvement into the business of either the law or the justice, independent person होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति को लॉ का और जस्टिस का कुछ भी नहीं मालूम, हाउ दे कैन बी ट्रीटेड एज इमिनेंट पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखो, अगर एडवोकेट कहते कि वो लॉ से रिटायर्ड या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होंगे या जजेस होंगे तो कोर्ट ने कहा होता कि दिस विल बी एन इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि दिस विल बी द पीपल हु विल हैव नो इन्वॉल्वमेंट इनटू द बिजनेस ऑफ जजेस और एडवोकेट। तो कोर्ट ने उसका फिर अर्थ ये निकाला कि इसका मतलब व्हाई दे शुड बी कॉल्ड एज इमिनेंट देन। आपने उसकी कोई परिभाषा की नहीं। देन द आर्ग्यूमेंट वाज एडवांस कि ये इमिनेंट पर्सन होंगे। क्यों? क्योंकि इनको चूज करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अगर इतनी इम्पावर्ड बॉडी भी इमिनेंट पर्सन को अगर रिकमेंड नहीं कर पाई तो फिर भगवान ही मालिक है। ऐसा आर्ग्यूमेंट किया गया कि इफ सच एन इम्पावर्ड बॉडी कुड नॉट फाइंड द इमिनेंट पर्सन देन हु एल्स कुड बी रिलाइड अपॉन। कोर्ट ने कहा कि नो, अगेन वी आर नॉट गोइंग बाय योर आर्ग्यूमेंट। द बॉडी may be empowered body, but the majority in the body is again of the executives, and sometime a person who is having no contribution in the appointment। आपने कह दिया कि वो लॉ और जस्टिस से नहीं होगा तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए योर सेक्शन 7 which consists this judicial appointment commission is ill prepared, unprepared, and will not serve any purpose. Moreover, it will be direct interference into the independence of judiciary. पता नहीं वो कौन व्यक्ति होगा जो वहां बैठेगा एज एन इमिनेंट पर्सन, क्योंकि एक्ट में जो कंसर्न था जुडिशरी का वो पहले ही एड्रेस कर दिया गया था, इसलिए उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं हुए। जुडिशरी का कंसर्न ये था कि वी शुड हैव सम अपर हैंड, तो वेटो वाज गिवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी से होंगी,
लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं चाहते तो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इस प्रकार का अरेंजमेंट एक्ट में पहले ही था, इसलिए आप जुडिशरी को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दे रहे और एग्जीक्यूटिव उसको हाईजैक कर रहा है, इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट पिटिशन में नहीं हुए, क्योंकि दैट वाज टेकन केयर ऑफ इन द एक्ट इटसेल्फ। तो जो भी आर्ग्यूमेंट हुए पिटिशनर की तरफ से वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर हुए, प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव वाज अनवारंटेड एज पर देम। अदर कंट्री में क्या सिस्टम है वो दे डोंट वांट टू लुक इनटू, as the strength was purposefully kept low, they were not in position to revise। जबकि पहले आर्ग्यूमेंट ये हुआ, जब शुरुआत में आर्ग्यूमेंट जो हुए जिसमें केहर साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन लिए गए, तभी आर्ग्यूमेंट हुए कि इस बेंच की स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन 9 होना चाहिए, बिकॉज इसमें अर्लियर जजमेंट्स को रिवाइज करने की बात आ सकती है और आपको उस पर फैसला लेना पड़ सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि उन केस को रिवाइज करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि हम रिवीजन फाइल नहीं करेंगे, और तभी हमने आपको ओपिनियन दिया था। देखिए हाउ द कोर्ट वाज प्लेइंग। इट सेज दैट नो, as you have promised that there will not be any revision, and that's why we offered you the opinion, and now you cannot ask us that there may be a probability of rethinking or relooking into the decision। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोले कि यू कैनॉट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम आस्किंग फॉर रिव्यू। भले उन्होंने वैसा प्रॉमिस किया होगा, बट यू कैनॉट स्टॉप अस। तो कोर्ट ने कहा कि ओके, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, वी नो दैट, बट हियर वी आर कंसिडरिंग only limited question of deciding the validity of a particular act and the amendment, and this court is not constituted, neither the petitions are filed for the revision of the earlier judgment, and therefore this strength is sufficient। So very tactfully the strength of the bench was kept below 9, and when argument came about other countries where executives are given upper hand in the appointment of judges, it was said that we are not sitting into the revision। So decision into NJAC case, it is still open for public debate, discussion, and the consequences we are witnessing in the last parliament session of winter 21। तो कोर्ट ने NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया। सवाल ये हुआ कि अगर आपने ये 99th अमेंडमेंट को या एक्ट को स्क्रैप भी कर दिया, तो ऑलरेडी जिनको हमने रिमूव कर दिए वो प्रोविजन अपने आप जिंदा नहीं हो जाएंगे। तो कोर्ट ने भी उसमें डाउन प्ले द आर्ग्यूमेंट एंड सेड दैट कि अर्लियर प्रोविजन विल ऑटोमेटिकली रीअपियर, और पूर्व स्थिति बहाल कर दी गई। एंड द जुडिशरी डिडंट टेक पार्ट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन between April 13 till 16th October when it was scrapped। यानी सारा का सारा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करीबन 8 महीने हेल्ड अप रहा, लेकिन जुडिशरी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। इसमें हिस्सा नहीं लेना ये दर्शाता है कि जुडिशरी हैज ऑलरेडी मेड अप इट्स माइंड नॉट टू एक्सेप्ट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे तो उन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड दूसरी बेंच उनके इस ओपिनियन के अगेंस्ट जाएंगी, इसकी संभावना कम थी। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग उसमें मिली, जस्टिस चलमेश्वर सेकंड सीनियर मोस्ट इन ऑन द बेंच, यानी केहर, चलमेश्वर, गोयल, कुरियन जोसेफ और लोकुर, ऐसे 5 जजेस की ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। उसमें से जस्टिस चलमेश्वर wrote his dissenting opinion, उन्होंने डिसेंट किया।
ये सिल्वर लाइन। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2015 में जब ये फैसला आया, स्क्रैप हो गया एनजेएससी, गवर्नमेंट ने कोई रिवीजन कुछ नहीं किया। उसके बाद जस्टिस लोकुर भी रिटायर्ड हो गए, कुरियन जोसेफ भी रिटायर्ड हो गए, और इनके पब्लिक डिबेट्स में अब ये सुनाई देता है कि देयर इज अ टाइम टू रिवाइज द कॉलेजियम सिस्टम। यानी जो 4 जजेस इन फेवर ऑफ स्क्रैपिंग थे, उसमें से भी 2 अब अपना पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे। इसका परिणाम क्या हुआ? लास्ट विंटर सेशन में पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरा स्टैटिस्टिक रखा कि 1970 तक तो सुप्रीम कोर्ट पर एक भी नॉन ब्राह्मण जज नहीं था। Forget about the casteism. He presented the data on the line that India is a divergent country, and there is no representation of different part of this country. Northeast region से on rare occasion we find the judges on the bench. There are only 4 women judges till date who were appointed on the Supreme Court. और उन्होंने तो बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल में कि हाउ द जजेस were appointing the family members of different judges on the various high court, ये भी रखा। चलिए उनकी बात पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती है, बट इट इज द फैक्ट that the collegium system is not transparent one. It need more and more transparency. They are taking the steps. Nowadays, the recommendations are all in writing with the reasons, but still it calls for more transparency. And in near future, we may see another law, a different version of National Judicial Appointment Commission, or like that. जाते जाते और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, judges should not hear the matter because it's a matter regarding appointment of judges. इस प्रकार का भी एक आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने आया कि no one shall be a judge in his own case. क्योंकि जब ऐसी बात यानी जजेस के रिटायरमेंट का एज बढ़ाने की बात ऑस्ट्रेलिया में आई, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अस। और दुनिया के कई कंट्री में जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो जो मैकेनिज्म है वो एक डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया कि रेफरेंडम दिया कि आम जनता तय करे, और 80% वोटेड फॉर इंक्रीजिंग द एज ऑफ जजेस। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि व्हेन क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मैन बाय द जजेस was in question whether it was right for the court to hear the matter or some different mechanism should have been employed. अब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी लगेंगी, अरेंजमेंट लगेगा, लेकिन that was also a big question which was posed at the time of hearing the case regarding deciding the validity of National Judicial Appointment Commission. So I think all the organs of the state, be it judiciary, legislature or executive, they shall always act as per the constitutional morality and should know that constitution is to be read not in the words only, but in its true spirit. I think I am done with the lecture for the day. Raghav, if anybody is having any question or want to add something to our discussion, everybody is welcome. Thank you so much, sir. First of all, I would say, sir, I think you are in college right now, और आप हमारी वजह से अभी तक वहीं अटके हुए हो, and still you have taken such long time to explain each and everything, और आपने समझाया भी इस तरह से है कि मतलब we could actually imagine the complete story. So you know, being a great teacher also means being a great storyteller
and that you've done, sir, amazingly. I think everyone will agree, and I would request everyone to pose your questions and also tell us in the chat your comments about the class. And in the meantime, Ayushi has a question, sir. I'll give her the mic. Hello, good evening, sir. It was a very Good intriguing, evening, Ayushi. sir, it was a very intriguing lecture. Thank you so much. It was very the chronological order and everything. It was quite intriguing. We could actually, like Raghav said, we could actually imagine the entire story. Sir, actually, मेरे पास hello, am I audible? Yeah, you're audible, Ayushi. I think sir की video थोड़ी सी stuck है, but he must be listening to us. Okay, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई हैव द 2019 बेयर एक्ट और इसमें 3 शब्द हैं. एक है मतलब अभी तो रिकमेंडेशन लिखा हुआ है यहाँ पे क्लॉज 2 में, और पहले जो शब्द से उसको जिसको रिप्लेस किया गया है वो कंसल्टेशन है, और हमने एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे जो था कॉन्करेंस. तो अब कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस, यानी देयर व्यू शुड ओवरलैप विद ईच अदर, एंड रिकमेंडेशन यानी अगर कॉलेजियम कोई चीज को रेकमेंड कर रहा है या एनजेएसी कोई चीज को रेकमेंड कर रही है तो इज द मतलब इज द प्रेसिडेंट बाउंड बाय इट. हेलो. Yes, today's position is like that. अगर कॉलेजियम किसी नाम को रिकमेंड करता है, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. So yes, Ayushi, today's position is like this. If collegium recommends the name of somebody, and unless and until there is a substance on record whereby the report from intelligence bureau goes against that particular name, president is bound by the decision of collegium. At the most, president can ask the collegium to reconsider the name. And if collegium again sends the same name, the president is bound to appoint the person as a judge of the Supreme Court or High Court. सर एक्चुअली थोड़ा सा डिविएट करूंगी, लेकिन ये रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन जो शब्द हैं ये आर्टिकल 370 के वक्त भी बहुत थे इन न्यूज. तो मतलब एक्चुअली अगर आज उसका ये किया जाए यानी इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो कंसल्टेशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग होता है क्या, कि सिर्फ रिकमेंडेशन का मतलब ओवरलैपिंग होता है? इसीलिए तो मैंने लेक्चर की शुरुआत जो की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का लैकिंग दिखता है. फॉर मी, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, द टर्म कंसल्टेशन कुड मीन दैट recommendation to such an extent that there shall be no choice with the executive but to accept the recommendation. Consultation का ये मीनिंग आप किसी भी लॉ के बच्चे से या कोई भी लॉ के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, but it is very difficult to understand. But court has given this meaning, and we have only one authority to interpret the constitution, and that is the court. सर, एंड वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि एग्जीक्यूटिव के अलग पावर्स, तो उसका ये दिखता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के डोमेन में जा रहा है क्योंकि वो ही अपॉइंट कर रहा है. तो जैसे एक ऑब्जेक्शन लिया गया था कि अगर एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा है तो कैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई फैसला लेगा जुडिशरी. तो ये जो इसके ऊपर क्या मतलब इज इट लाइक कि वैसे पूरा कंप्लीट सेपरेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है, तो ये समवेयर ओवरलैपिंग ये सही है ना, मतलब इज इट? Yes, Ayushi, the idea is like that only, कि whereby जुडिशरी भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना हो so far as recommending the names are concerned, और एग्जीक्यूटिव्स भी पूरी तरह से हावी ना. अभी सिचुएशन क्या हो रही है, आइदर एग्जीक्यूटिव वांट टू पुल द थिंग्स इन देयर डोमेन और द जुडिशरी वांट टू कीप द थिंग्स विद इन देयर डोमेन ओनली. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट द मोड एंड मीन्स शुड बी डिवाइस टू बैलेंस
the powers between these two organs. एंड सर वो जो एक 5 जजेस बेंच या 3 जजेस बेंच होना चाहिए, तो वो वाला पॉइंट मुझे एक बार फिर से बता दीजिए ना, क्लियर नहीं हुआ था। ये कहर साहब के इसमें जब ऑब्जेक्शंस आ रहे थे तब वो 5 जजेस, वो एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। वो 5 जजेस की बेंच कंस्टिट्यूट किए, 3 जजेस की बेंच सुन रही थी मैटर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स है प्रोसीडिंग के, उसमें जब ये रिट पिटिशन फाइल की गई तो इट वाज लिस्टेड बिफोर 3 जजेस बेंच। उन्होंने इसको एट लेंथ सुना और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया टू द चीफ जस्टिस कि इसमें important question of law regarding interpretation of the constitution is involved and therefore constitutional bench is to be constituted। और फिर 5 जजेस की बेंच चीफ जस्टिस ने कंस्टिट्यूट की। तो पहले ये मैटर सुना गया 3 जजेस की बेंच से, जिसमें दवे साहब बैठे थे जो कि कॉलेजियम के मेंबर थे। बाद में मैटर सुना गया 5 जजेस की बेंच से, जिसमें दवे साहब के नाम पर ऑब्जेक्शन है। पहले ऑब्जेक्शन नहीं आया और बाद में उनको हटाकर केहर साहब को डाला गया। तो ये 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई तो तभी ये तय हो गया था कि दिस कोर्ट विल नॉट लुक इनटू द जजेस अपॉइंटमेंट केस, क्योंकि वो 9 जजेस का फैसला है। अगर आप उसको ओवरटर्न करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की बेंच लगेगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की, ये उनका डोमेन होता है, ये उनका प्रिविलेज होता है। तो कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें कितने जजेस बैठेंगे, तो उन्होंने 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की। वो चाहते तो उसको 9 की कर सकते थे, चाहते तो 11 की, बट द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। सर बाकी तो लेक्चर्स के समय पूछ ही सकते हैं। थैंक यू आयुषी। Sir, I also have a few questions in the chat. Should I ask? Yeah, go ahead please. Right, sir. Sir, एक क्वेश्चन तो ये है कि रिव्यू के लिए we'll have to have a larger bench, or for revision is that a part, is that in specific, or is that a rule in the Supreme Court rules? इसका तो क्या है कि हम कॉन्टिनेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं, दो अलग अलग है। अगर हम ब्रिटेन के जो कि हम फॉलो करते हैं इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें अगर हम जाएंगे तो यू कैन नॉट overrule a decision of a constitutional bench of a particular strength by the strength of a bench which is lower than that। हालांकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आपको ऐसा बहुत कंपेल नहीं करती कि 5 जजेस का बेंच है का डिसीजन है तो 3 जजेस पे बाइंडिंग ही होगा। दे कैन समटाइम go even against the larger bench judgment if there are 2 judgments to rely। A lower strength judgment can also be relied by a court। तो ये सारा जो खेल है या फिर ये जो लॉ है रिगार्डिंग रिवीजन एंड द प्रेसिडेंट टू बी फॉलोड, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट से आता है। अमेरिका में देयर इज नथिंग लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। वहां पर कोर्ट हर फैसले में अपने हिसाब से डिसीजन देता है, लेकिन वी बीइंग a part of the Commonwealth countries where we had a legal system introduced by the Britishers, we have gone to the extent of copying the doctrine of precedent from this English legal system। और उस सिस्टम का डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हम देखते हैं तो अनलेस एंड अनटिल सम लार्जर बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये 9 जजेस बेंच का जो फैसला है वो ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द स्मॉलर स्ट्रेंथ बेंच डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से। तो अ कोर्ट विच इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ लार्जर बेंच, क्या वो अपना फैसला ऐसा दे सकती है कि यहाँ पर ये गलत हुआ है और हम उसको ओवरटर्न कर रहे हैं? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की वजह से है कि वी ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर बेंच टू लुक इनटू द डिसीजन ऑफ अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।
वैसा कोई प्रोसीजरल रूल आपको नहीं मिलेगा। राइट सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताया कि जो ये लॉ था वो नोटिफिकेशन में अभी आया ही था, पास नहीं हुआ था, नोटिफिकेशन उसकी नहीं हुई थी, उससे पहले ही रिव्यू करना शुरू कर दिया। तो ये जी नोटिफिकेशन आने से पहले कोर्ट सुओ मोटो उसका रिव्यू नहीं कर सकती, रिवीजन नहीं कर सकती? इज देयर एनी प्रोविजन ऑन दैट एज वेल? देखो, नोटिफाई करना ये पावर लॉ बनाते वक्त पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को दे देती है कि वी आर पासिंग दिस एक्ट, बट दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई इट। अब मैं आपको बता दूं कि देयर आर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वेर डन 36 years back. They are not yet brought into force by the central government. जो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 to 7 की मैं बात कर रहा था, उसी में अमेंडमेंट्स। अभी जो एडवाइजरी बोर्ड और उनके जो पावर्स दिए गए हैं, वो सारे पावर कर्टिल कर दिए गए अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन चूंकि वो अमेंडमेंट फोर्स में नहीं आए, कोर्ट ने उसका रिव्यू करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए के रे जो कि चीफ जस्टिस बने थे, मैंने आपको जिनकी स्टोरी बताई, उन्हीं के सामने आर्ग्यूमेंट हुआ कि पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे दीजिए एग्जीक्यूटिव को कि पार्लियामेंट की विल और पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में आर्टिकल 22 क्लॉज 4 to 7 में, उसको आप क्यों नोटिफाई नहीं कर रहे। तो कोर्ट ने क्या कहा उस वक्त कि चूंकि ये नोटिफाई नहीं किए गए हैं, हम ना तो पार्लियामेंट के पास किए हुए अमेंडमेंट पर कुछ बात करेंगे, इट्स अ प्रीमैच्योर टू डिस्कस एंड वी आर नॉट इन पोजीशन टू आस्क एनीबॉडी टू टेक अ कॉल अबाउट देयर ओन डोमेन। लेजिस्लेचर को कानून बनाने के बारे में हम फैसला नहीं ले सकते। अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि एग्जीक्यूटिव अनड्यू डिले कर रहा है इसको फोर्स में लाने में, तो हु हैज स्टॉप द लेजिस्लेचर फ्रॉम रिवाइजिंग देयर ओन अमेंडमेंट्स एंड सेइंग दैट कि दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम टुमारो। तो जब उस फैसले में आपने ऐसा डिसीजन लिया कि जब तक कोई कानून नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक हम उसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, उसके हम विचार नहीं सुनेंगे, क्योंकि इट्स अ प्रीमैच्योर टू टॉक अबाउट दिस। जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, उस बच्चे ने शरारत करेगा और उससे किसी को नुकसान होगा, इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें। ऐसा अगर आपका स्टैंड पहले के कई डिसीजन में दिखाई देता है कि इट्स अ प्रीमैच्योर, तो इस केस में थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी हैज एक्टेड इन अनड्यू हास्ट। दे कुड हैव आस्क्ड द पिटिशनर टू वेट till the law come into force. Right, sir. So माने this is a precedential setting or arrangement that Yes, we yes. follow. It's a convention. Yeah. Right, sir. Sir, आपने ये चीज बोली कि one of the judges recused himself from the case, and afterwards another judge said that no, I will not recuse myself of the case. Yes. So recusal is a discretion for the judge. मतलब what I have read is कि recusal तो करना ही पड़ता है when you are related to the case in any way. Recuse का plain literal meaning ये होता है कि खुद से मना करना, यानी आपने खुद ने बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस बेंच पे बैठना न्याय संगत नहीं होगा। तो रिक्यूजल ये हमेशा जज का अपना वॉलंटरी फैसला होता है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम दैट ही मस्ट रिक्यूज, क्योंकि हमारे पास डॉक्ट्रिन है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो बी सीम टू बी डन। और कई बार किसी जज का प्रेजेंस उस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट चले जाता है, इसलिए जज ने खुद ने अपने आप से मना करना चाहिए। तो रिक्यूजल इज ऑलवेज वॉलंटरी ऑन द पार्ट ऑफ जज। So, sir, what if the judge decides not to recuse himself of the case, and afterwards it is found that he was favoring a party or disfavoring another for XYZ reasons? तो उसके लिए जो कोर्स अवेलेबल है वो तो है ही ना। एवरी जजमेंट इज अमेनेबल टू द अपील, रिवीजन, क्यूरेटिव पिटिशंस। So there's no like administrative control on it by the court itself. माने कोई chief justice या CJM, they don't have any administrative control on recusal of judges. रिक्यूजल पर नहीं है, रिक्यूजल ये वॉलंटरी। Right.
And sir, ये NJAC के ऊपर अभी there is no challenge going on, like it's Nothing. जो unconstitutional कर दिया उसके बाद कोई challenge नहीं. खत्म, matter is over. Government has decided not to go further. Right. And sir, आपने एक objection की बात कही that there was an objection that judges should not be entertaining a case that comes against the judges. तो इस objection का जवाब क्या दिया judges ने कि why are we not leaving it to another channel or another medium of deciding how it has to be done but us? उस पे चर्चा ये हुई, rather than answer coming from the bench, some advocates answer it, and those who were counseling, the counsels in the petition. As we have no other alternative constitutionally permissible, we are left with no choice but to file the petition before this court, and this court has no choice but to listen the matter. Because हमारे पास कोई constitutionally permissible दूसरा channel नहीं है, और इसीलिए हमने इसको सुना और सुनना पड़ेगा. Right. Got it, sir. I think I am done with my questions. I have not received any more questions other than these that I had received. So I guess that's it. But I would thank you for the lecture that you have delivered, sir. बहुत मजा आया. It was an amazing electric lecture, and I think everyone would concur on it. And अभी तक जो हमने I think I've shared the link with everyone for the course to join the course. But what I've seen is very sadly that most of the people, there's a very, less people who are interested in taking up constitution as a subject because they find it a subject of the academicians. Yes. But I would like to tell you that it is very beneficial for anyone who's even practicing. आप judiciary में जा रहे हैं, law student हैं, anybody. And what are the odds? I have used one of, a big part of literature of the Constitution in a case just on 26th of June. In a case here in sessions in Dehradun, whereby we were using the Salem Bar Association case and the Zolba versus Katiji case 2005 for on the subject of interpretation of procedural laws and the precedence of substantial justice on it. So it helps a lot when you present this kind of literature along with the other arguments, and it changes the whole course of the case. And the lower courts especially, they have to take that into account. They have to accommodate those points. So it is very important, and I hope that everyone in this class, you have stuck to the class for almost 2 hours, 2.5 hours. Mr. Dheeraj Lal, Ravi sir, Vandana, Charu, Ayushi, and everybody. I hope to see every one of you in the course, and we'll be starting from 10th of July. And thank you so much once again, sir. I will trouble you again in the next week, and then we'll start from the 10th, and I hope it's going to be great. Thank you, Raghav. Nice. So with that, I think we'll wrap it up. And thank you everyone for sharing your time with us. Thank you so much, sir. Our pleasure, sir. Our honor. Thank you so much. I'll close this for now.